अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर आबिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, नेम्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में हम लिविंग सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म होंगे, यानी चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और किस तरह से एनर्जी स्टोर की जाती है, यूज़ की जाती है, वो सब पढ़ेंगे इन द लिविंग सिस्टम। अब हमें पता है कि पूरी बॉडी के अंदर हर मिनट में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कलेक्टिवली ऑल दीज रिएक्शंस आर टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वो होता है जिसमें छोटे सब्सटेंसेस मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, सच एज अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह से हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ये तोड़ दिए जाते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी द कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी जो है वो हर सेल से रिक्वायर्ड है, हर सेल को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फंक्शन के परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो फिर cells possess the chemical pathways that are capable of converting foodstuffs into a biological usable form of energy। तो हर सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी अब कहाँ से आएगी। तो फिर सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस फूड स्टफ़ की केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, एंड दिस इज़ नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। जैसे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स वगैरह होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर सब्सटेंसेस में जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। इन स्मॉलर सब्सटेंसेस की मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एनर्जी जो रिलीज़ की जाती है, वो एनर्जी यूज़ की जाती है बाय द सेल्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ देयर एक्शन। 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एक ज़्यादा प्रोपोर्शन बनाते हैं, एंड दे मेक ओवर 95% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन 4 टाइप जो मेजर क्वांटिटी है के अंदर पाई जाती हैं, दीज आर ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3%। इसके अलावा हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटीज़ के अंदर भी बॉडी में डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दीज आर सोडियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। दीज वेरियस एलिमेंट्स आर लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स। बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वो केमिकल बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो कंपाउंड जिनके पास कार्बन होता है, दे आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दोज डोंट कंटेन द कार्बन एटम आर टर्म्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर H2O है, इसके अंदर कोई कार्बन नहीं है, इट्स एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड कार्बन, प्रोटीन एंड carbohydrates, fats and the proteins, they contain the carbon atoms and are termed as organic compounds. Now the structure of a cell. हम क्योंकि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो है वो मसल की बात करेंगे, एक्सरसाइज के दौरान हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, तो उस स्केलेटल मसल से रिलेटेड जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वो पढ़ेंगे। सार्कोलीमा हम जो है वो मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्केलेटल मसल सेल को हम सार्कोलीमा कहते हैं। जिस तरह से नॉर्मल हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं सब्सटेंसेस की मूवमेंट के अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट से डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से सार्कोलीमा भी जो है वो हमारे पास सेमी परमिएबल है और रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देन न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA, जो कि जीन्स की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए हुए होता है।
वो जीन्स सप्रेस की जाती हैं या एक्टिवेट हो जाती हैं ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशंस, और उसके रिज़ल्ट में प्रोटीन जो है वो इसी तरह से या इनहिबिट होगी उसकी सिंथेसिस या प्रमोट होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सेल सार्कोप्लाज्म। जिस तरह से नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल स्केलेटल मसल है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अगेन उसी तरह से इसके अंदर भी हमारे पास आइंस होंगे, एंजाइम्स होंगे, वाटर होगा, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो पाई जाएंगी अलॉन्ग विद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये अबंडेंस में होते हैं और इसी तरह से एक ही सेल के अंदर इनकी दो जो हैं वो जगह हैं जहाँ पे ये मोस्ट अबंडेंस पाए जाते हैं। एक इमीडिएटली बिलो द मेम्ब्रेन सार्कोलिमा, क्योंकि मेम्ब्रेन को अगर किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट करानी है तो वो एनर्जी जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। और इसी तरह से फाइबर्स के पास फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, उन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंड दिस एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ एंड शेप चेंज होती रहती है और जो आपके ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं उनकी डिग्रेडेशन होकर रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय द न्यू वन इन द स्केलेटल मसल सेल्स। नाउ द बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। All the energy on earth comes from the sun. प्लांट्स इस एनर्जी को यूज़ करते हैं और इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर ड्राइव कर देते हैं टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्लांट्स अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग द सन एनर्जी। इस सिंथेसाइज्ड फूड को एनिमल्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं और इससे ऑब्टेन की गई एनर्जी जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए यूज़ की जाती है। एनर्जी वेरियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है और ये सारी फॉर्म्स एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी obtained from the carbohydrates, fats and the proteins into the mechanical energy to perform the movement. फैट्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड का स्टफ़ होते हैं। फूड के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो फिर ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स एक दूसरे के थ्रू केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। बॉडी इन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर इनसे रिलीज़ की हुई एनर्जी स्टोर कर लेती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP. नाउ दिस conversion of chemical energy is used in performing the movement of the skeletal muscles, जो कि एक मैकेनिकल फॉर्म की एनर्जी है। इस तरह से बॉडी के जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. The bioenergetic processes of converting the chemical energy to mechanical energy require a series of tightly controlled chemical reaction. अब ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आप एक ही स्टेप में फूड स्टफ़ के अंदर स्टोर की गई केमिकल एनर्जी को एक ही स्टेप के अंदर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे. सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. ये सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक कंट्रोल्ड वे में चल रहे होते हैं और इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो स्मूथ वे में कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा होता है. सेलुलर केमिकल रिएक्शंस. अब हमारे पास दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक एंडोजेनिक रिएक्शंस और एक एक्सोजेनिक रिएक्शंस. एंडोजेनिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड की जाती है ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर सके फॉरवर्ड डायरेक्शन में. जब इस तरह की रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिएक्टेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी तो फिर इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में बनने वाले प्रोडक्ट्स के पास
ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी पड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल रिएक्टेंट। यानी इस तरह के रिएक्शन से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ी हुई होगी। ऑन द अदर हैंड एक्सर्जेनिक रिएक्शंस, हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। बॉडी के अंदर एंडोजेनिक एंड एक्सर्जेनिक रिएक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं, क्योंकि एक एक्सर्जेनिक रिएक्शन से रिलीज़ की जाने वाली एनर्जी एंडोजेनिक रिएक्शन के अंदर यूज़ की जा रही होती है। कपल्ड रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो एक दूसरे के थ्रू लिंक्ड होते हैं और दे लिबरेट द फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वन रिएक्शन बीइंग यूटिलाइज्ड टू डिराइव द सेकंड रिएक्शन। यानी अभी हमने कहा कि हमारे पास सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ होते हैं। तो जो सीरीज़ में पहला रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, जो फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये रिलीज्ड एनर्जी यूज़ की जाएगी बाय द सेकंड स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। और इस तरह से ये सब लिंक्ड रिएक्शंस जो हैं वो क्या कहलाएंगे, कपल्ड रिएक्शंस। कपल्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अभी कहा था कि फूड से केमिकल एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करके या कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू द मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फूड के अंदर फैट्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं इनटू देयर स्मॉलर सब यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलर यूनिट ग्लूकोज है जो बॉडी मोस्टली फॉर्म में यूज़ करती है। फैट्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, और प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स। ये छोटे छोटे सब यूनिट्स सीरीज़ ऑफ कपल्ड रिएक्शन से गुजरने के बाद एनर्जी रिलीज़ करते हैं और ये एनर्जी जो है वो स्टोर कर ली जाती है। तो ग्लूकोज जो कि सिंथेसाइज किया जाता है यूजिंग द सन एनर्जी बाय द प्लांट सेल्स, ये एनिमल्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं एज अ फूड और इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं अगेन इनटू द ग्लूकोज स्मॉलर सब यूनिट। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबोलाइज होता है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स से गुजरने के बाद, एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट और वाटर दे देता है और इसकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ की जाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास वो रिएक्शंस होंगे जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होगी या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे तीन काम में से कोई सा भी एक किसी रिएक्शन में हो रहा होगा तो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑपोजिट टू दिस ऑक्सीडेशन विल बी टर्म्ड एज रिडक्शन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टर्म्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कपल्ड रिएक्शंस होते हैं क्योंकि अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड अनलेस इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या चीज़ है, एक चीज़ दी जा रही है और दूसरी ली जा रही है, तो फिर ये सब चीज़ें देने वाला देगा तो लेने वाला लेगा, दैट्स वाई दे आर कपल्ड रिएक्शन। वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन देता है इज़ नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। On the other hand, which accepts the electron is an oxidizing agent, क्योंकि वो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Some molecules can act as both oxidizing agent and reducing agent. For example, when molecules play both roles, they can gain electron in one reaction and then pass the electrons to another molecule to produce the oxidation reduction reaction. बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पर बिहेव करते हैं। वो एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेंगे, और अगले रिएक्शन के अंदर वो वही गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे और इस तरह से वो क्या करेंगे,
रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेंगे। टर्म ऑक्सीडेशन डज नॉट मीन दैट ऑक्सीजन पार्टिसिपेट्स इन दिस रिएक्शन, क्योंकि ये एक फैक्ट कंसिडर किया जाता है कि ऑक्सीजन टेंड्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन की इस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस अ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शन में। हम ऑक्सीजन की इस फीचर को बेस बनाकर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का नाम रख दिया। इसी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में रोल प्ले करते हैं। दीज आर NAD एंड FAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD विटामिन B3 से डिराइव हुआ होता है, जबकि FAD विटामिन B2 से डिराइव हुआ होता है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NAD इज़ रिटन एज NAD+, वेयर एज द रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ रिटन एज NADH, यानी ये जो NAD है इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म NAD+ होगी और रिड्यूस्ड फॉर्म NADH होगी। सिमिलरली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ FAD इज़ FAD+, ठीक है, एंड रिड्यूस्ड फॉर्म इज़ FADH। अब ये FADH जो है एक सेकेंड हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये FADH2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी इट हैज़ एबिलिटी टू connect 2 of the hydrogen atoms at a time. FADH से FADH2 में जाने के लिए भी अगेन वही प्रोसेस होता है जो FAD से FADH में जाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, सेम प्रोसेस होता है। नाउ द एंजाइम्स, अभी तक हम सारे पढ़ते आए हैं कि केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह से केमिकल एनर्जी जो है वो फूड स्टफ के अंदर डिवाइड हुई हुई होती है। तो स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ रेगुलेटेड बाय द कैटलिस्ट नोन एज एंजाइम्स। ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे ये कैटलिस्ट के थ्रू, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के थ्रू कैटलाइज किए जाते हैं। दीज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर टर्म्ड एज एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये किसी भी रिएक्शन में खुद रिएक्ट नहीं करते, ये सिंपली रेट ऑफ आ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। एंजाइम के यूज़ होने से ना ही रिएक्शन की नेचर चेंज होती है, ना ही इसके फाइनल प्रोडक्ट पे कोई असर पड़ता है। केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन द रिएक्टेंट्स हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। केमिकल रिएक्शंस तभी होंगे जब रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो प्रोसीड कर सकें और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकें। दिस इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड दिस विल एंड रिजल्ट इज़ क्या हो जाता है कि स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स ने केमिकल एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करते हुए प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड होना था। अब ये इतना बड़ा बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा एनर्जी को क्रॉस करने के लिए। ऑन द अदर हैंड एंजाइम्स के थ्रू इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को रिड्यूस करके क्या कर दिया जाता है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन के ईजीली रिएक्टेंट्स इस बैरियर को क्रॉस कर देते हैं और स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इससे ना रिएक्शन का मैकेनिज़्म चेंज होता है एंजाइम के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि पकड़ के इस बैरियर को क्रॉस करा देता है रिएक्टेंट का, ना फाइनल प्रोडक्ट का चेंज होता है नेचर। अब एंजाइम जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं अपनी शेप के अंदर, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बाइंड करता है। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होता है जो एंजाइम के साथ एक्ट कर रहा होता है। अब एंजाइम के पास अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक रिजिड एंड ग्रूव वाली शेप होती है जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं।
These active sites are very important because it is the unique shape of the active site that causes a specific enzyme to adhere to a particular reactant molecule known as substrate. ये एक्टिव साइट इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है कि इस एक्टिव साइट की स्पेशलिटी की वजह से एंजाइम की एक स्पेशलिटी होती है, एंजाइम की एक स्पेशल शेप होती है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो सबस्ट्रेट होगा वो इसके साथ आके बाइंड करेगा. Binding of enzyme with its special substrate will form a complex known as enzyme substrate complex. अब हमें एक मॉडल ये बताता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती. जैसे ही एक स्पेशल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करता है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल चेंजेस आना शुरू हो जाती है. इंड्यूस फिट मॉडल हम इसको बोलते हैं. और इस चेंजेस की वजह से एंजाइम की ability to attach with that substrate बढ़ जाती है और enzyme substrate complex बन जाता है. जैसे ही enzyme substrate complex बन जाता है तो energy activation reduce हो जाती है और reaction is more easily brought to the completion. एक दफ़ा जब reaction complete हो जाता है तो enzyme dissociate हो जाता है and release the newly formed product. अब ये जो एंजाइम की वर्क करने की कैपेसिटी है ये कांस्टेंट नहीं होती, ये बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की जा सकती है. ये फैक्टर्स हम अभी थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ लेंगे. सेलुलर एंजाइम का लेवल जो है वो डायग्नोसिस में भी रोल प्ले करता है. अगर एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है एक एंजाइम का लेवल तो फिर हम ये हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर. कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं? दीज आर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच. ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क शो कर सकता है, दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर. और बहुत सारे एंजाइम्स के लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर अ स्मॉल राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल, यानी 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अबव टेम्परेचर जो होगा वो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा. मस्कुलर वर्क रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इस इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से एटीपी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इस प्रोडक्शन के अंदर जितने एंजाइम थे वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर होंगे और इस तरह से स्पीड ऑफ अ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ऑप्टिमम पीएच, जिस तरह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड थी इसी तरह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीएच रिक्वायर्ड होती है टू परफॉर्म अ वर्क एट इट्स मैक्सिमम लेवल बाय एन एंजाइम. ये हमारा ऑप्टिमम पीएच कहलाता है. एक्सरसाइज के रिजल्ट में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है. हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने का मतलब है पीएच ड्रॉप करेगी. पीएच ड्रॉप करेगी तो इट मीन्स नॉर्मल एनवायरनमेंट ऑफ एन एंजाइम टू डू द वर्क चेंज हो गया, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिड्यूस हो जाती है, एटीपी की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है. नाउ द फ्यूल्स ऑफ द एक्सरसाइज: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलकर बने हुए होते हैं. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है. प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करते हैं यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोलर एनर्जी. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. मोनोसेक्राइड जिस तरह से हम प्रोटीन का पढ़कर आए थे कि वो अमाइनो एसिड सबसे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट है वो मोनोसेक्राइड है. इसके एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है. ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं. फूड के अंदर ये पाया जाता है और हम डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इन लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़कर जो है वो स्मॉलर सब यूनिट यानी ग्लूकोज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. फ्रुक्टोज फ्रूट्स के अंदर, हनी के अंदर होता है एंड इट इज़ कंसीडर्ड द स्वीटेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. अब हम पढ़ते हैं डाइसेक्राइड. डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड से एक सबसे थोड़ा सा बड़ा यूनिट है.
इसमें क्या होगा कि दो मोनोसेक्राइड एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, जिस तरह से हम पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ कर आए थे, दो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसी तरह से दो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू मिलकर बड़ा यूनिट बनाएंगे जिसे हम डाइसेक्राइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सुक्रोज है, एक डाइसेक्राइड जो कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह से माल्टोज इज़ अ डाइसेक्राइड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। पॉलीसेक्राइड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें मोर देन वन डाइसेक्राइड यूनिट होते हैं, यानी बहुत सारे छोटे यूनिट मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। इनमें दो मोस्ट कॉमन पॉलीसेक्राइड सेलुलोज एंड स्टार्च है। ह्यूमन बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं रखती, इस वजह से सेलुलोज जो है वो एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसको बॉडी यूज़ नहीं करती क्योंकि उसके एंजाइम नहीं है, तो क्योंकि उसके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं है, इसलिए सेलुलोज जो है वो डिग्रेड नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड स्टार्च जो है वो हमारे पास पोटैटोज़ पीज़ वगैरह के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ होता है और ये इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है बाय द ह्यूमन। तो फिर स्टार्च की डिग्रेडेशन के रिज़ल्ट में मोनोसेक्राइड मिलता है, वो मोनोसेक्राइड बॉडी जो है वो स्टोर कर लेती है एंड एट द टाइम ऑफ नीड इस मोनोसेक्राइड का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ की जाती है और ये रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती है बाय द बॉडी सेल्स टू परफॉर्म द मूवमेंट सच एज स्केलेटल मसल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है और ये ह्यूमन टिश्यू के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करने की फॉर्म है, यानी ग्लाइकोजन बनता है छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जुड़ने के रिज़ल्ट में, और ये प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है एंड द एंजाइम यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ग्लाइकोजन सिंथेज। ये ASC हमें बता रहा है कि ये एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज मीन कि ये वो एंजाइम है जिसका काम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लाकर चेन में ऐड कर देना है। For example, during the exercise, individual muscle cells break down the glycogen into the glucose and this process is known as glycogenolysis, यानी glycogen की breakdown into the glucose molecules and the use of this glucose molecule as a source of energy for contraction. Glycogenolysis liver के अंदर भी होती है with the free glucose being released into the bloodstream and transported to the tissues throughout the body. ये ग्लाइकोजन लीवर के अंदर भी और स्केलेटल मसल सेल के अंदर भी स्टोर होता है। Important to the exercise metabolism is that glycogen is stored in both muscle fibers and liver. The total glycogen stores in the body are very small and can be depleted within few hours as a result of prolonged exercise. अब ये ग्लाइकोजन के स्टोर इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करते रहें। ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विद इन द सेल। डाइट्स लो इन द कार्बोहाइड्रेट टेंड टू रिड्यूस द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड द हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इन्हेंस द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। जब बॉडी के पास ग्लूकोज ही अवेलेबल नहीं होगा जो वो ग्लाइकोजन की चेन में ऐड कर दे, तो फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर ऐसी डाइट जिसके अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिए हैं तो फिर ग्लूकोज बॉडी के अंदर अवेलेबल होगा, तो वो इस अवेलेबल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। नाउ द फैट्स जो हैं वो उसी तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़कर आए हैं। लेकिन फैट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि रेशो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन जो होती है वो फैट्स के अंदर ज़्यादा होती है। सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में से ज़्यादा रिलीज्ड एनर्जी जो है वो फैट्स के थ्रू होती है। यानी अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का लें, 1 ग्राम फैट का लें, तो 1 ग्राम ऑफ फैट से ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ की जाती है। जो बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म होती है फ़ैट की, वो यूज़ की जाती है एज एन एनर्जी फ्यूल ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीजेज 9 किलो कैलोरी ऑफ द एनर्जी
फैट्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, प्लांट एनिमल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। हम इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल बेसिस बनाते हैं प्रोटीन की, या स्टेरॉइड्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं वो चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट वन एंड, यानी एक लंबी चेन है कार्बन एटम्स की, उस चेन के एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि दूसरे एंड पे कार्बन एटम जुड़ते जा रहे हैं उसके साथ। फैटी एसिड्स एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी टाइप ऑफ द फैट है विच इज़ यूज्ड बाय द सेल्स फॉर द एनर्जी, यानी जब ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर फैट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी, और किस टाइप ऑफ फैट से? फैटी एसिड से। जो फैटी एसिड है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। नाउ ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं कि दीज आर द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्कोहल है, यानी 3 फैटी एसिड्स की चेन लगी हुई होंगी एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल उसके साथ अटैच हुआ होगा। अच्छा जी, इस ट्राइग्लिसराइड के ब्रेक डाउन होगी, फैटी एसिड्स रिलीज़ होंगी, ये फैटी एसिड बॉडी यूज़ करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लिसरॉल को एज इट इज़ जो है वो स्टोर मतलब यूज़ नहीं किया जाता। ग्लिसरॉल जो है वो लीवर के पास जाएगा, ठीक है, लीवर उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगी। नाउ दिस ग्लूकोज विल बी यूज्ड एज अ बॉडी टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स मेटाबॉलिज्म के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज़ नोन एज लिपोलाइसिस, और इसके लिए जो एंजाइम होता है उसको हम लाइपेजेस बोलते हैं। नाउ द फॉस्फोलिपिड्स, इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक फॉस्फोरिक एसिड जो है वो जुड़ा हुआ होगा लिपिड के साथ, ठीक है, फैटी एसिड्स के साथ, और ये हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से स्टेरॉइड्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शंस में भी यूज़ होता है, लेकिन अगर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो फिर इसकी वजह से कैट डिजीज़ होती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं। प्रोटीन्स हम बायोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़कर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ जो बात है कि वो प्रोटीन कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन्स कैन कंट्रीब्यूट द एनर्जी फॉर द एक्सरसाइज इन 2 वेज। एक तो अमाइनो एसिड एलेनिन जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू द ग्लूकोज लीवर के अंदर, और ये ग्लूकोज जो है उस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में यूज़ होता है। उसके बाद यही लीवर ग्लाइकोजन जो है वो डिग्रेड हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज, और फिर स्केलेटल मसल सेल्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर्कुलेशन के थ्रू फॉर मेटाबॉलिज्म। ऑन द अदर हैंड कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, यानी ग्लाइकोलाइसिस से लेकर आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक के जो सारे स्टेप्स होंगे उनमें से कोई एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, और वो साइकिल आगे उस इंटरमीडिएट से शुरू हो जाएगा और आपके जो है एनर्जी में यूज़ होगा हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। अब एटीपी जो है वो हमारे पास एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ ये एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ ये एटीपी ही नहीं है जो एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज़ होता है, बाकी सब्सटेंसेस भी एनर्जी जो है वो दे सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर एटीपी की सफिशेंट अमाउंट नहीं होगी तो सेल्स डाई कर सकते हैं। एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है? एक एडेनिन से मिलकर बना हुआ होता है, एक राइबोस शुगर 5 कार्बोनेट राइबोस शुगर होती है, और इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन जाता है, एंड दिस रिक्वायर्स एन एनर्जी। इस
आखिरी बनने वाले बॉन्ड को, यानी जब ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो इसको हम हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। ये हाई एनर्जी बॉन्ड ATPase एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और ये रिलीज़ की जाने वाली एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है टू डू द वर्क। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ये एडेनिन यूनिट है, इसके साथ हमारे पास एक 5 कॉर्नर्ड राइबोस शुगर लगी हुई है। इस राइबोस शुगर के एक कॉर्नर के ऊपर हमारे पास एडेनिन लगा हुआ है, जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP। ये बॉन्ड टूटेगा, पीछे बच जाने वाला मॉलिक्यूल ADP कहलाएगा और इस बॉन्ड के रिलीज़ होने पे जो एनर्जी होगी, इस बॉन्ड के टूटने पे जो रिलीज एनर्जी होगी वो यूज़ की जाएगी बाय द सेल। इसी तरह से ये बॉन्ड टूटेगा और पीछे बचने वाला मॉलिक्यूल AMP होगा। रिवर्स ऑफ दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ADP एंड ATP रिस्पेक्टिवली। बायोएनर्जेटिक्स, क्योंकि अभी हम पढ़ कर आए कि बॉडी के अंदर लिमिटेड अमाउंट में ATP रिक्वायर्ड होती है, तो जब मसल एक्सरसाइज कर रहा होता है बॉडी को कंटिन्यूसली ATP सप्लाई चाहिए होती है। ये ATP 3 तरह से या 3 तरीक़ों से बन रही होती है। ATP फॉर्मेशन बाय फॉस्फोक्रेटिन ब्रेकडाउन, ATP फॉर्मेशन वाया डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन ऑफ द ATP। इनमें से पहले दो जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होते, दैट्स वाई दे आर नोन एज एनारोबिक। इनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन ऑफ ATP में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज एरोबिक मेटाबॉलिज्म। आज हम एनारोबिक ATP प्रोडक्शन पढ़ेंगे बाय द PC सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट है और मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ ATP प्रोडक्शन है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डोनेट कर दिया जाता है एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम द PC टू ADP टू फॉर्म द ATP। यानी फॉस्फोक्रेटिन से फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो तोड़ दिया जाता है एंड दिस रिलीज्ड अमाउंट या रिलीज्ड फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू द ADP मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ATP। ये रिएक्शन कैटालाइज किया जाता है बाय द क्रेटिनिन काइनेज। काइनेज एंजाइम वो होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होते हैं। As rapidly as ATP is broken down to ADP and inorganic phosphate at the onset of exercise, ATP is resynthesized via the PC reaction। अब ये जो ATP बनी थी ये ATP एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन कर दी जाएगी और ये दोबारा ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये साइकिल जो है वो दोबारा शुरू होता रहेगा। इसको हम फॉस्फोजेन सिस्टम बोलते हैं। It provides the energy for the muscle contraction at the onset of exercise and during the short-term high-intensity exercise. PC reformation requires the ATP and occurs only during the recovery from exercise। दोबारा इस PC सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ATP रिक्वायर्ड होता है और ये जब आप एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो फिर ATP जो है वो PC को बनाने में इन्वॉल्व होती है। The importance of ATP PC system in athletes can be appreciated by considering short-term intense exercises. All these activities require only a few seconds to complete and need a rapid supply of ATP। यानी जो शॉर्ट टर्म की इंटेंस एक्सरसाइजेज होती हैं उनका क्या होता है, ड्यूरेशन कम होता है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसको कोप अप करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ATP रिक्वायर्ड होती है। वो ATP सप्लाई की जाती है बाय द ATP PC सिस्टम। द फैक्ट दैट डिप्लीशन ऑफ PC इज़ लाइकली टू is limit short-term high-intensity exercise lead to the suggestion that ingesting large amount of creatine can improve the exercise performance। ऐसे एथलीट्स जिनमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा हो, उनकी डाइट इनटेक में क्रेटिन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि PC सिस्टम के लिए अवेलेबल हो। ये हमारा आज का लेक्चर था। जो बात आपको नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।